इस आलोक विद्यालय के परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में अभिष्ट रूप से विद्यमान हमारे आज के मुख्य अतिथि जी आदरणीय सीएम साहब दृश्य के रूप में भी तो नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी उपस्थिति हमें अभी भी एहसास करा रही है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी तथा वाराणसी अपने चंदौली जनपद के भिन्न जगहों से आए हुए हमारे रचनाकार कवि श्रेष्ठ तथा विद्यालय के समस्त अध्यापक विद्यार्थीजन और उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, आज का अवसर हमारे विद्यालय परिवार के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हमारे अपने परिवार की हमारी अपनी एक अध्यापिका मोनिका मौर्य ने यह अवसर हम सबको प्रदान किया, जो न केवल जनपद के लिए गौरव का विषय था, बल्कि वो हमारी यादें हैं। इसके लिए संदेह हमारे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय भी है और गर्व का अनुभव करने का भी विषय है। जो पुस्तकालय लोकार्पित की है, उसकी जो हमारी रचनाकार हैं, उनका हम एक छोटा सा परिचय अपने विद्यालय परिवार की तरफ से देते हैं कि आप हमारे विद्यालय में हाई स्कूल तक के छात्र छात्राओं को हिंदी संस्कृत विषय पर शिक्षण का कार्य कर रही है। इसी के साथ साहित्य के प्रति अपनी गहरी रुचि बनाए हुए रखेंगी हैं। जीवन की कठिनाइयों, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने अपने गीत, गजल, दोहे, कुंडलियां और छंद रचनाओं में विशेष रुचि को बनाए रखा और साथ में आज साहित्य का सृजन करती जा रही है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में नारियों का स्थान इसीलिए ऊपर है और इसीलिए हम उन्हें देवी का दर्जा देते हैं, क्योंकि देवियां सृजन कर सकती हैं, अतः वह ईश्वर के तुल्य हैं। कभी आपने पुरुष को देवता के रूप में नहीं सुना गया, क्योंकि पुरुष इसलिए देवता नहीं कहा जाता क्योंकि वो किसी चीज का सृजन नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य है कि रचना से जीवित और साहित्य में रचनाएं होती तो निर्जीव हैं, लेकिन वो सदैव की तरह अपना आसपास करती हैं। शायद इसीलिए हमारे पत्रकार बंधुओं को भी हमारे इस संस्कृति और देश का चौथा इस पर ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये छोटा सा मैंने संक्षिप्त परिचय दिया। अब जिस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, अगर उस पुस्तक की थोड़ी हम समीक्षा करें तो मैंने देखा इस पुस्तक में कुल 52 काव्य रचनाओं का संग्रह किया गया है। कहा गया है कि जो धारा नहीं वो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। हमने आपकी रचना खुली तो हमने देखा कि आपने अपने इस देश का नागरिक होने के कारण अपने साहित्य में देश प्रेम का एक अनूठा प्रदर्शन किया है। इनकी रचनाओं में कारगिल विजय,
और दर्द सजनों का। ये वो रचनाएं हैं जो आप पढ़ेंगे तो ये रचनाएं आपको इनके देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है और वह हम सबके अंदर इस देश की हम हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो हम सबके प्रति अपने देश के लिए राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। वो आपको झलक मिलेगी। वही साहित्यकार का काम समाज को दिशा में देना है। आज हमारे समाज में हमारे बच्चे समय पूर्व कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं और अपनी संस्कृति को भी भूल रहे हैं। आपने अपनी रचना के माध्यम से कुल 3-4 रचनाएं आपने लिखी हैं जो सामाजिक अनुभूति को और बच्चों को शिष्टाचार और सभ्य बनने के लिए, क्योंकि किसी भी देश की अगर महत्ता है तो वह देश के नागरिक से है और नागरिक जब तक सभ्य नहीं होंगे, शिष्ट नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो राष्ट्र कभी बड़ा नहीं हो सकता। अभी बख्शी साहब ने कहा था कि हमें विश्व गुरु बनना है तो हम अशोभनीय हरकत करके तो बड़े नहीं बन सकते, हमें अपने आप पर नियंत्रण भी करना होगा। और हमारी संस्कृति इतनी महान है कि मैं छोटा सा आपको अनुभव कर देता हूँ कि हमारे इतिहास जो लिखे गए हैं वो पराजयों का इतिहास है। फिर भी विदेशी आते हैं तो हमारे इतिहास को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में त्याग और तपस्या के लिए जीवन का बलिदान बताया गया है। और जिस देश को संस्कृति में जीवन त्याग और बलिदान नहीं होता, वो संस्कृति गुलाम होती है, वो मिट जाती है। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि हमारे देश का क्रिकेटर, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ सचिन तेंदुलकर साहब का। मैच चल रहा था, उनके पिताजी बने, उन्होंने अपने पुत्र का धर्म भी निभाया और अकेले आकर मैच खेला और सेंचुरी मारी। यह उनके अपने राष्ट्र में और देश के प्रति कर्तव्य को भी दर्शाता है। आपकी रचनाओं में रचना है पर्दा, जिंदगी के रंग, प्रश्न और चुभन। ये रचनाएं एक काव्य संग्रह में मिलेगी जो रचनाएं सामाजिक विकृति की ओर जो समाज जा रहा है, विकृतियां जो समाज में आ रही हैं, उनके प्रति उन्होंने जगाने का काम किया है। बहनों, अध्यापिका है, अगर इनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, इनके बच्चे भी अच्छी सभ्यता में शिक्षा में, उनके प्रति भी इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, विद्या और अभ्यास और शिक्षा। ये 2 शीर्षक है जिनके द्वारा इन्होंने अपने अध्यापक की भी भूमिका का निर्वहन किया है। समाज का निर्माण करने में आज के विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्होंने अपनी रचना से उधर भी प्रकाश डाला है। इसके अलावा हम जहाँ रहते हैं, हमारे लिए प्रकृति बेहतर होनी चाहिए, हम प्रकृति का सम्मान भी करें। प्रकृति हमें क्या सिखाती है, प्रकृति हमें क्या देती है, इस पर भी इन्होंने अपना प्रकाश डाला है। मैं बसंत की सूखी कलिका, स्वप्न तरंग, वृक्षधाम, इन शीर्षक से इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, वो कविता हर एक नागरिक को अपने वातावरण के प्रति भी जागृत कर रहा है। कवि कहते हैं जहां पहुंचे कवि वहां पहुंचे कवि। तो अपना देश तरक्की करे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का सम्मान बढ़े, उस पर भी अपनी कलम इमारत फेरी है। अपनी रचना में मित्र नेपाल और संकट में हिंदुस्तान जैसी रचनाओं को भी इन्होंने रचा है।
जो आप सबके लिए पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और अपने कर्तव्य के प्रति इनको बोध है कि हमारी रचना इन बिंदुओं पर भी जानी चाहिए। अब आज के देश में हम विकसित अगर होना चाहते हैं तो विज्ञान के बिना भी विकसित नहीं हो सकते। विज्ञान अभिशाप है तो विज्ञान वरदान भी है। इन्होंने अपनी कलम से विज्ञान आधुनिकता का प्रतीक है। विज्ञान वरदान, विज्ञान अभिशाप, इन शीर्षकों से भी अपनी काव्य रचना में इन्होंने जगह दी है। मित्रों, किसान की घर की बेटी है और किसान तो हमारा अन्नदाता है। अगर ये किसान के प्रति भी कुछ ना लिखें तो यह हो ही नहीं सकता। जो चीज ब्लड में है वो हमारा डीएनए है, उसको हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने अपनी रचनाओं से कृषक वेदना, किसानों के प्रति ये भी रचना आपने अपने पेपरे को संग्रह में की है। साथ ही इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चिंतन भी किया है। इन्होंने कुछ गंभीर विषय उठाए हैं, आजादी से बर्बादी। यह एक शीर्षक है जिस पर आपने अपना प्रकाश डाला है। महोदय, आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इस किताब का पाठन करते हैं तो यह बिल्कुल आप सभी के लिए प्रेरणादायक है। और यह प्रेरणादायक का मैं कह सकता हूँ एक नवगीत का संग्रह है जो सभी पाठकों को जीवन में आशा, साहस, आत्मबल बढ़ाने का संदेश देता है। मिथुन जी की ये रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों को भी उजागर करती हैं। आप सबके लिए यह काव्य संग्रह अवश्य ही पठनीय है। इन सभी की समीक्षा करके मैंने थोड़ी सी इनके लिए कुछ रचनाएं भी लिखी हैं और लगे नहीं है, मैं आपको खिलाऊंगा नहीं। अगर आप सबकी इजाजत हो पर कह सकूं। शब्दों में सजी उनकी अनुभूति जैसे स्याही में बसती हो प्रज्ञा की गूंज। शब्दों में सजी उनकी अनुभूति जैसे स्याही में बसती हो प्रज्ञा की गूंज। हर पंक्ति में जीवन की झलक और हर छंद में भावों की अनमोल गूंज। मैंने समीक्षा करते हुए मैंने थोड़ी सी रचना लिखी है और अपने भावों को दिखाता हूं। जिनके शब्दों में उगते सूरज की रोशनी है, जिनके शब्दों में उगते सूरज की रोशनी है, जिनकी कलम में बहती भाषा की एक नदी है। उन्होंने जो रचा वो सिर्फ कविता नहीं है, एक युगबोध है, एक आत्मा की स्थिति है, एक आत्मा की स्थिति। इनके हर छंद में गूंजते समय की पुकार है। ये काव्य रचना के तहत मैंने इसकी समीक्षा की है। उम्मीद है कि आप सब पढ़ेंगे तो ये अवश्य पाएंगे। इनके हर छंद में गूंजते समय की पुकार है। इनके हर शिल्प में स्वतः एक नवाचार है। भाषा को दी है इन्होंने जो गरिमा, वह केवल लेखन नहीं, यह संस्कार है, यह संस्कार है। छूले हर ऊंचाई। विद्यालय में पद के हिसाब से मैं पढ़ा हूं, इसलिए इनको आशीर्वाद भी है। छूले तो हर ऊंचाई को किसने तुझको रोका है? छूले हर ऊंचाई को किसने तुमको रोका है? अब बात कल कुछ और की फिर से आज होता है, फिर से आज होता है। पर
पर भूल कर हो आजाद। मेरा नाम है, मैंने थोड़ा उसमें सम्मिलित किया है। वैसे मेरा कवि में आजादी आलोक है, तो मैंने अपने नाम का विषय किया है। पर भूल कर हो आजाद, पर भूल कर हो आजाद, उड़ो तुम आसमान से। अब कमर कसरे आज ही लड़ना है अभी जहान से, लड़ना है अभी जहान से। यह बंदिशों की यह बेड़िया अब तुम्हें रोक न पाएगी। इरादा को संसील कर यह खुद ही टूट जाएगी, वह खुद ही टूट जाएगी। मैं अपने विद्यालय की तरफ से पुनः सभी विद्यालयों का दूर दराज से आए हुए सभी श्रेष्ठों का, अपने विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकों बच्चों का मैं पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप और पग लगा के जुड़े और आगे बढ़े। इसी बच्चों की शानदार की वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।